Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। एंड सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई मुझे और इसलिए लेट हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें हमारे देश में जो हथकरघा व्यापार है उसको बूस्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो जीआई टैग्स हैं वो भी दिए गए हैं इसे प्रमोट करने के लिए, और इसके अंदर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जा रहा है इसके थ्रू। इससे हम पुराने टाइम से ऐसा काम करते जा रहे हैं और इसे अब प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। रिसेंटली क्या होता है, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर एक जो डियर है, एक हिरन है, उसको खाना खिला दिया था। इस वजह से ये न्यूज़ में आ गई थी। ये प्रैक्टिस है फीडिंग करवाने के एनिमल्स की, ये डेंजर है एनिमल्स के लिए, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के लिए जो फियर होता है उनके अंदर वो खो देंगे। इसकी वजह से उनको कोई डर नहीं रहेगा ह्यूमन से। इसकी वजह से ये सस्पेक्टेबल हो जाएंगी कि इन्हें इजीली जो पोचर्स हैं वो ट्रैप कर पाएंगे और फिर इनकी पोचिंग भी कर पाएंगे, मतलब कि इनका शिकार बनाया जा सकता है ईजिली। फिर उसके बाद में एनिमल्स हैं वो ह्यूमन के जो लैंडस्केप है, ह्यूमन के एरियाज़ हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर डर नहीं रहेगा तो वो फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, एनिमल्स हैं अगर उनको हम वो हैबिचुअल हो जाएंगे कि इंसान ही उनको खाना खिलाएंगे, तो वो जो नेचुरल जो हैबिटेशन का काम होता है उनका, मतलब कि वो शिकार वगैरह करते हैं या फिर खाना खुद ढूंढते हैं, उस प्रोसेस को वो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी। उस वजह से ज़रूरी है कि एनिमल्स हैं वो अपनी जगह काम करें और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी जगह काम करें। हो सकता है एक आध बार ऐसा काम हो कि चलो कोई बात नहीं होगा, जैसे जू वगैरह में चले गए वहाँ पे तो चलता है, लेकिन जो एरिया जंगल का है वहाँ पे हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को रिस्पेक्ट में किसके? US-03 ये सैटेलाइट है, इसके बारे में बताना है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो और नासा का। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज करेक्ट पूछा है, फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इसरो है, नासा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो बुलाते हैं, 12 अगस्त को इस सैटेलाइट को, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च करने जा रही है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया है। और ये कहाँ से लॉन्च होगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा के अंदर जो लोकेटेड है उसमें से। ये किसके द्वारा भेजी जाएगी? GSLV F10 के द्वारा। कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। और ये रीच कर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसको प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू। GSLV की इस फ्लाइट के अंदर पहली बार 4 मीटर का जो डायमीटर है वो लगाया गया है इसके अंदर, जो कि एक हीट शील्ड के रूप में काम करेगा। और ये पहली बार हो रहा है। और जो GSLV की ये 14th फ्लाइट है। एगिल सैटेलाइट है जो कि मॉनिटर करेगी वाटर बॉडीज़ को, क्रॉप्स को, जो फॉरेस्ट कवर में चेंजेस हो रहे हैं उनको, वेजिटेशन के अंदर जो कंडीशन है उसे देखेगी। ये सैटेलाइट वो एक दिन के अंदर हमारी कंट्री की 4 से 5 बार फोटो खींच कर सकती है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे हम GSLV बुलाते हैं, ये एक्सपेंडेबल लॉन्च है इस सिस्टम का, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2001 से 18 के बीच में इसके अंदर 13 लॉन्चेस हो चुके हैं। इसके साथ में GSLV Mark 3 का नाम शेयर किया गया है, जो कि इससे कम्प्लीटली डिफरेंट लॉन्च व्हीकल है। GSLV प्रोजेक्ट है वो 1990 के अंदर स्टार्ट किया गया था, 1990 के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था ताकि हम कैपेबिलिटी को एक्वायर कर पाएँ कि हमारे खुद की सैटेलाइट्स को हम खुद भेजें अपने देश के थ्रू। और इसी वजह से GSLV को यूज़ किया गया है मेजर कंपोनेंट्स के रूप में इसके अंदर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी। फिर अगला क्वेश्चन है, M.K. भान फेलोशिप यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। इन्हें आप देख सकते हैं, ये M.K. भान जी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, उसने अनाउंस किया है जो M.K. भान फेलोशिप यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के जो विनर्स हैं उनको, और इस इंस्टीट्यूट ने ऑनर किया है एमिनेंट जो साइंटिस्ट और फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं ये। इसका मेन एम क्या है? ताकि इंकरेज किया जा सके जो यंग रिसर्चर्स हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है, ताकि वो कंटिन्यू कर सकें अपनी रिसर्च को कंट्री के अंदर PhD होने के बाद में। और किस किस ब्रांच के अंदर? लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड एरियाज़ के अंदर ये स्कीम है। ये ऑफर करती है कि हम जो भी व्यक्ति है इसके अंदर रिसर्च करना चाहता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। और ये ग्रांट दी जाएगी 3 साल के लिए। इसके अंदर मंथली 75,000 रुपीज़ दिए जाएंगे
जो महाराज कृष्ण भान, जिसे हम MK भान बुला रहे हैं, वो 1947 से 2020 तक उनकी लाइफ स्पैन रही है। ये इंडियन पीडियाट्रिशियन और क्लिनिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने रोटा वायरल वैक्सीन बनाई थी, किसके साथ में मिलकर? भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ में मिलकर। सेक्रेटरी भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2012 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि इनमें से कौन सा मैच सही है, किसके बारे में? GI टैग्स के बारे में। मुगा सिल्क ये आसाम से रिलेटेड है, पाटन पटोला ये गुजरात से, कश्मीर पश्मीना ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सही है, जम्मू एंड कश्मीर से। तो हमारे ऑप्शन से इनमें से करेक्ट बताना है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। GI टैग क्या होता है? एक GI टैग एक ऐसा टैग होता है जो साइन होता है एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि जो चीज़ जहाँ पे उगती है वहाँ पे उगने की वजह से उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, और उसे प्रमोट करने के लिए GI टैग बहुत ही अच्छे से काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट, किसके अंदर? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर। ये GI हेल्प डेस्क है जो कि हेल्प करता है किसके लिए? वेयर सर्विस सेंटर के रूप में, जो कि एड्रेस करता है इशूज जो GI प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रमोट करने के लिए हैंडलूम क्लस्टर को। और इसके अंदर हमारे देश में अब तक 65 हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है, और 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें लोगो मिल चुका है GI एक्ट के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसे अब रीनेम किया जाएगा, किसके नाम पे? सचिन तेंदुलकर खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, विश्वनाथन आनंद खेल रत्न अवार्ड, या फिर मैरी कॉम खेल रत्न अवार्ड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये अब राजीव गांधी पुरस्कार को रीनेम करेंगे, किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। प्राइम मिनिस्टर ने ये मूव क्यों लिया? क्योंकि काफ़ी सारी जो पूरी कंट्री के अंदर से मांग उठ रही थी इस चीज़ की कि हमें खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखना चाहिए, बिकॉज ये इनका जो बर्थडे है उसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। और इन्होंने ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड जीते थे। इनॉग्रेट कब किए गए थे? 1991-92 के अंदर। और ये अवार्ड इनके अंदर क्या दिया जाता है? इन अवार्ड के अंदर एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 25 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। इसके पहले रिसिपेंट कौन थे? खेल रत्न अवार्ड हमारे जो चेस के जो विजेता हैं, लेजेंड हैं, विश्वनाथन आनंद, महारथी हैं हमारे चेस के, इनको मिला था पहला अवार्ड। बाद में अब कुछ पिछले सालों की बात करें तो रिसेंट में रोहित शर्मा और रेसलर विनेश फोगाट, और साथ में जो वुमेन हॉकी की जो टीम कैप्टन है रानी रामपाल, उनको मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके रेफरेंस में? KVIC। हमारा KVIC बहुत अच्छे से काम करता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है। अब इसने क्या किया है, ये जो आप बैग देख रहे हैं इसके अंदर प्लास्टिक मिक्स करके इस बैग को बनाया गया है। इससे क्या होगा? हम नेचर से किसको कम करवाएंगे? पहले ही सब कुछ बताने लग गई, नहीं बाद में बताऊंगी। पहले क्वेश्चन देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसने रिसेंटली सिक्योर किया है पेटेंट रजिस्ट्रेशन इनोवेशन। इसके अंदर प्लास्टिक मिक्स किया जाएगा, हैंडमेड पेपर जो कि डेवलप किया जा रहा है ताकि प्लास्टिक को नेचर से कम कर सकें। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है KVIC के द्वारा। दोनों ही जगह पे हाई और लो डेंसिटी का जो वेस्ट पॉलीथीन है उनको यूज़ किया जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? पेपर के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आएगी, और बल्कि इसके साथ साथ हम कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे 34% तक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। ये पेटेंट सर्टिफिकेट है, ये इशू किया KVIC के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट को, जयपुर के अंदर जो लोकेटेड है। ये किसके द्वारा दिया गया है? पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर है वो डेवलप किया जा रहा है प्रोडक्ट रीप्लान के बारे में। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड ये भी न्यूज़ में आया है। इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है रीप्लान की? रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। ये इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अंदर प्लास्टिक है वो उसको क्या किया जाएगा? उसको डीस्ट्रक्चर किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा पेपर पल्प के अंदर, जिसकी वजह से हम हैंडमेड पेपर बना पाएंगे और रिड्यूस कर पाएंगे प्लास्टिक वेस्ट को। और ये इनोवेशन है, ये प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल है कि हमें फाइट करना है किसके खिलाफ? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और ये प्रोडक्ट रिसाइकलेबल भी है और इको फ्रेंडली भी रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कस्टम कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन CBIC, RBI, SEBI, DRDO। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा A, ये CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को, और इस वेबसाइट ये लिंक आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको क्लिक करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पोर्टल के अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जो 12,000 जो
कस्टम टैरिफ 12,000 लगभग से 12,000 कस्टम टैरिफ आइटम्स हैं, उनके बारे में आप उसकी जो कस्टम की जो प्रोसीजर्स हैं और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसको इजीली देख पाएंगे। और ये प्रोवाइड करवाएगा आपको कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं उसके द्वारा उसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सभी इसके बारे में पता जाएंगे इसके अंदर। और जो कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, इसकी अनदर फैसिलिटी क्या है, ये डेवलप किया गया है CBIC के द्वारा ताकि एम्पावर किया जा सके जो बिजनेसेस हैं और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इसके अंदर वो अप टू डेट रह सकें, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इनको पता चल सके, जो लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट होती हैं कस्टम प्रोडक्ट्स के अंदर उसके बारे में पता चल सके। और जो पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी हैं, FSSAI, AQIS, PQIS, ड्रग कंट्रोल। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म बताया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये कैरी आउट करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को, तो उनके बारे में इनको इस पोर्टल के ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी और एक क्लिक के थ्रू आप इसके अंदर सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी वजह से क्या होगा, हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपने जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसके अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना ये लॉन्च की गई है इनमें से कौन से स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। इसको देख लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन फोकस्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स का, जिसके अंदर बेनिफिट पहुंचाएगा वुमेन्स और चिल्ड्रंस को, ताकि जो डिस्ट्रप्शन आया है कोविड-19 की वजह से पैंडेमिक से जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उनको वापस ठीक करने के लिए ये स्कीम से ही चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी हैं और मिड डे मील उसको भी चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंदर क्या किया जाएगा, दिन में 2 बार खाना दिया जाएगा और ये रिलीफ है, एक्सटेंड किया गया है पैंडेमिक को देखते हुए। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है जो हेल्दी लाइफस्टाइल है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, ताकि वो हेल्दी बच्चे को ही पैदा कर सकें। ग्राम पंचायत है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूट्रिशन स्कीम को, और वो रोल प्ले करेंगी बिकॉज वो स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन और जो खाना वगैरह है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता चल जाता है, डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है और सेफ़ फूड भी मिलता है बचपन में ही, और इसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे जो बेसिक हेल्थ है, वाटर है, सैनिटेशन है, उसको भी प्रोवाइड करवा पाएंगे और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वुमेन और चिल्ड्रन का वो भी बढ़ा पाएंगे। इंदिरा आवास योजना है ये अगस्त 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका एम था प्रोवाइड करवाना क्या, न्यूट्रिशियस फूड गरीब लोगों के लिए और जिनको ज़रूरत है उनको दिन में 2 बार, और इसके अंदर कंसेशनल रेट्स मतलब कि बहुत ही कम दाम के ऊपर ये खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। इस स्कीम के अंदर प्लेट है उसके अंदर 100 ग्राम पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं, 100 ग्राम दालें, और इसके अंदर जो 100 ग्राम इसके अंदर जो प्लेट दी जाती है, एक थाली दी जाती है उसके अंदर 100 ग्राम जो प्लेट्स हैं, इसके अंदर जो प्लेट दी जाती है उसके अंदर 100 ग्राम पल्सेस जो हमारी दालें होती हैं, वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं, और 250 ग्राम से जो चपाती और जो अचार है वो दिया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, ये स्कीम किसकी अलाइन है, जो वर्ल्ड फूड डे है 2020 उसकी जो थीम रखी गई थी, ग्रो नरिश एंड सस्टेन टुगेदर, उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। शिल्प साथी ये एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है कौन से स्टेट के द्वारा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। रिसेंटली क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्कॉच अवार्ड्स दिए गए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए। इसके अंदर शिल्प साथी स्कीम है वो सिंगल पोर्टल है, ये सिंगल विंडो पोर्टल है जिसने प्लेटिनम अवार्ड जीता है, और इसके साथ साथ जो ऑटो रिन्यूअल सर्टिफिकेट है और एनरिचमेंट है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अर्बन एरियाज़ के अंदर उसको गोल्ड अवार्ड मिला है। उसके में ऑनलाइन इशुएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंसिंग रूरल एरिया के अंदर और ई नाथीकरण, इस ऑनलाइन सिस्टम को रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन और साथ साथ सबमिशन के लिए सिल्वर अवार्ड मिले हैं 2। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वेस्ट बंगाल के अंदर वो कंटिन्यू किया जाएगा और इसको पूरी कंट्री के अंदर फैलाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन स्पीच स्टेटमेंट को हमें किसको ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ध्यान में रखते हुए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे हम इन शॉर्ट IS से बुलाते हैं। ये अलायंस है 121 कंट्रीज़ का, जो इसका इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अलायंस का ताकि वर्क किया जा सके, एफिशिएंट कंजप्शन किया जा सके सोलर एनर्जी का, और जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी है वो रिसेंटली क्या हुआ है, जो जर्मनी है वो 5th कंट्री बन गया है जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इसके अंदर अमेंडमेंट करने के बाद में 8 जनवरी 2021 को इसके अंदर अब ओपनिंग कर दी गई है सभी मेंबर स्टेट्स के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
इसके जो एम्बेसडर हैं जर्मनी के, वो कौन है इंडिया के लिए? वोल्टर जे लेंडर। इन्होंने डिपॉजिट किए हैं जो साइन कॉपीज़ हैं, जिन कॉपीज़ के ऊपर साइन कर दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर, उसे डिपॉजिट कर दिया गया कहाँ पे? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके पास में। मेंबरशिप ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो अर्लियर सिर्फ 121 कंट्रीज़ के लिए ही थी, लेकिन अब पार्शली और एंटायरली लोकेटेड, जो कि 121 कंट्रीज़ के अंदर ही थी। इसकी मेंबरशिप पहले 121 कंट्रीज़ तक ही सीमित थी, जो कि पार्शली और एंटायरली लोकेटेड थी इसके जो ट्रॉपिक्स के आसपास, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आती है, तो उसकी वजह से सिर्फ उनको ही दी गई थी ये। और इसके अंदर अलाउ नहीं किया गया था जो मेजर सोलर एनर्जी इकोनॉमी थी जर्मनी, ताकि इसके अंदर ज्वाइन किया जा सके। लेकिन अब इसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी टूल है उसके अंदर इंक्रीज़ देखने को मिला है, जिसकी वजह से इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसके बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 जगह बात की थी, इंडिया अफ्रीका समिट के अंदर, और जो मीटिंग चल रही थी उसके अंदर, और 2015 के अंदर, और फिर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस के अंदर 2015 में नवंबर में हुई थी वहाँ पे, उसके बाद में इस फ्रेमवर्क को लाया गया था। और ये एक अकेला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एक आ सकता है ऑप्शन आपके पास में। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? नेचुरल गैस के बारे में बताना हमें। नेचुरल गैस एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जो कि रिच होती हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। नेचुरल गैस का शेयर है वो प्राइमरी एनर्जी मिक्स के अंदर इंडिया के अंदर इंक्रीज हो जाएगा 15%। कब तक? 2030 तक। किसके थ्रू? अगर हम बूस्ट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन और प्रोक्योर करते हैं LNG को, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, सो इस वजह से हमारा आंसर आएगा डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, वो है मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कंडेंसेंट्स हैं, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम है। फिर आगे देखते हैं, इंडियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने इन्फॉर्म किया है लोकसभा के अंदर कि हम नेचुरल गैस की जो प्राइमरी एनर्जी मिक्स है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज़ करेंगे 15% तक 2030 तक। ये कैसे किया जाएगा? हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ LNG को प्रोक्योर भी करेंगे। LNG के इम्पोर्ट्स हैं वो ओपन जनरल लाइसेंसिंग के द्वारा की जाते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा LNG इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंक्लूडिंग जो LNG टर्नल हैं वो भी लगाए जाएंगे, और इसके अंदर 100% FDI को अनुमति है ऑटोमेटिक रूट से। और ये मार्केट है नेचुरल गैस का, वो कैसे क्रिएट किया जाएगा? इसके अंदर एक्सपेंशन किया जाएगा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गैस ग्रिड नेटवर्क, और एस्टेब्लिश किए जाएंगे LNG रिटेल और आउटलेट्स को भी। और ये मिनिस्ट्री है नोटिफाइड करेगी मास एमिशन स्टैंडर्ड को लिक्विफाइड नेचुरल गैस ड्रिवन व्हीकल्स के बारे में के अंदर। इसके साथ साथ ये नोटिफाई करेगी मास एमिशन नॉर्म्स के लिए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के अंदर जो पावर टिलर्स हैं उनके अंदर, और कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इक्विप्ड व्हीकल्स को और कंबाइंड हार्वेस्टर्स को, जो कि इसके अंदर ड्यूल फ्यूल डीजल विद लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन्स लगाए जाएंगे। फिर ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। अमरगढ़ फोर्ट, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर। सो इसका आंसर आपको देना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको जरूर बताइए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।